हम कंपनी लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो कंपनी लॉ है ये CS कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी यूज़फुल है लेक्चर। ये CA चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी यूज़फुल है, एंड जो CMA है उनके लिए भी यूज़फुल है। तो डिटेल में पूरा कंपनी लॉ पढ़ेंगे। तो जिन जिन लोगों के सिलेबस में कंपनी लॉ है वो पूरा इस कंपनी लॉ की सीरीज़ से कवर कर सकते हैं। प्लस में जो बिहार जुडिशरी है, तो बिहार जुडिशरी में भी कंपनी लॉ है। तो बिहार जुडिशरी में भी के लिए भी ये कंपनी लॉ की लेक्चर की सीरीज़ है। तो बिहार जुडिशरी, CS, CA एंड CMA और उन सब के लिए कंपनी लॉ की ये सीरीज़ है। LLB स्टूडेंट्स अगर उन के सिलेबस में कंपनी लॉ है यूनिवर्सिटी में उनकी, तो LLB के स्टूडेंट भी कंपनी लॉ की ये लेक्चर्स देख सकते हैं। बाकी जिन जिन लोगों के सिलेबस में कहीं पे कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनी लॉ है, तो उन सब के लिए ये लेक्चर्स है, क्योंकि पूरा कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कंपनी। नेचर ऑफ कंपनी नेचर ऑफ कंपनी सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, नेचर ऑफ कंपनी। अब कंपनी का नॉर्मल मतलब क्या है? तो कंपनी का नॉर्मल मतलब होता है कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ कॉमन पर्पस के लिए। तो जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं कुछ कॉमन पर्पस के लिए, लाइक कुछ लोग इकट्ठे हो गए बिजनेस करने के लिए, या कुछ लोग इकट्ठे हो गए चैरिटी पर्पस के लिए, या कुछ लोग इकट्ठे हो गए स्पोर्ट्स वगैरह के लिए। तो जब कुछ लोग मिलके कुछ कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे हो जाएं, तो उसको बोलते हैं हम कंपनी। लेकिन टेक्निकल सेंस में कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी का मतलब कुछ और है। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी का मतलब है जो बिजनेस कंपनीज एक्ट 2013 में या कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो कंपनीज एक्ट थे उनमें जो बिजनेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, दे आर टेक्निकली कॉल्ड कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। तो नॉर्मल कंपनी का मतलब अगर हम टेक्निकल सेंस में ना जाएं, तो कंपनी का मतलब होता है जब कुछ लोग इकट्ठे होके कुछ कॉमन पर्पस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कंपनी। ठीक है। वो लोग बिजनेस के लिए इकट्ठे होते हैं, कुछ चैरिटी के लिए इकट्ठे होते हैं। तो जैसे हमने बोला बनवारी लाल एंड कंपनी, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बनवारी लाल ये एक एसोसिएशन है जिसमें बनवारी लाल है, प्लस में और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं बनवारी लाल एंड कंपनी। मतलब ये एक एसोसिएशन है जिसमें बनवारी लाल के साथ उसके कुछ एसोसिएट, उसके कुछ लोग भी हैं जो कुछ कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे होकर कुछ काम धंधा कर रहे हैं, वो हो गया कंपनी। बट टेक्निकल सेंस में कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी का मतलब है कि जो बिजनेस को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड कराया गया है, या जिस बिजनेस को कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो इंडिया में कंपनीज एक्ट थे 1956 या उससे भी पहले जो कंपनीज एक्ट हैं उसमें रजिस्टर्ड कराया गया है, वो कंपनी है। ठीक है। तो ये बात कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 20 में भी लिखी है कि कंपनी का मतलब क्या है। तो सेक्शन 2 क्लोज 20 में लिखा है कि जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, या जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो कंपनीज एक्ट इंडिया में थे उसमें रजिस्टर्ड है, उसको हम टेक्निकली कंपनी मानेंगे एज पर कंपनी लॉ। ठीक है। तो कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 20 में दी हुई है। नाउ अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कंपनी की। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स कंपनी की देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अब इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब है जो कंपनी है वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, इट इज ए
रजिस्टर्ड एसोसिएशन जो कंपनीज एक्ट में प्रॉपर रजिस्टर्ड हुई है, इसलिए हम इसको इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बोल रहे हैं। और सेक्शन 464 जो कंपनीज एक्ट का है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है इस विषय में। तो सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट का क्या कहता है? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट कि भाई कोई भी एसोसिएशन, कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी किसी भी तरह की एसोसिएशन, किसी भी तरह की पार्टनरशिप जिसको आप प्रॉफिट के लिए चला रहे हो, अगर उसमें 50 से ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं तो उस पार्टनरशिप को, उस एसोसिएशन को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 464 याद रखना। अगर कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, कोई भी एसोसिएशन बना आप चला रहे हो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, किसी भी तरह का कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, अगर उसमें 50 से ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं तो सेक्शन 464 एक ही बात कहता है कि भैया अब उस ऑर्गेनाइजेशन को आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कर लो। ठीक है, अदरवाइज आपका बिजनेस इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। लेकिन ये जो 464 सेक्शन है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे एप्लीकेबल नहीं है। यानी इसका मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बिजनेस कर रही है, अगर उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 50 से ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं तो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कंपनी एक्ट में रजिस्टर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर कोई प्रोफेशनल्स हैं, वो प्रोफेशनल्स कोई एसोसिएशन बनाते हैं, यानी कुछ प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो कोई एसोसिएशन या पार्टनरशिप बनाते हैं और उन प्रोफेशनल्स का कोई स्पेशल एक्ट है इंडिया में और वो प्रोफेशनल उस स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग कोई एसोसिएशन बना लेते हैं, पार्टनरशिप बना लेते हैं, तो फिर उन प्रोफेशनल ने जो एसोसिएशन बनाई है एज पर स्पेशल एक्ट, तो उस एसोसिएशन पे भी सेक्शन 464 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब अगर प्रोफेशनल्स, इंडिया में कोई ऐसा एक्ट है जो कुछ प्रोफेशनल को अलाउ करता है कि आप लोग मिलके कुछ पार्टनरशिप या एसोसिएशन बना सकते हो और उस पार्टनरशिप को स्पेशल एक्ट में रजिस्टर कर सकते हो, तो फिर उस एसोसिएशन को जो प्रोफेशनल से क्रिएट करी है स्पेशल एक्ट में, उस पर भी सेक्शन 464 एप्लीकेबल नहीं होगा और उस एसोसिएशन को कंपनी एक्ट में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो 464 दो जगह एप्लीकेबल नहीं होता। एक तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा और दूसरा एसोसिएशन क्रिएटेड बाय प्रोफेशनल्स हु आर गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट्स, उनके ऊपर भी सेक्शन 464 एप्लीकेबल नहीं हो रहा। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी कंपनी की। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो जो कंपनी है इट इज ए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी इज ए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नाउ जो कंपनी है, एक बार वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी कंपनीज एक्ट में तो लॉ ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, एक पर्सन का दर्जा दे दिया। अब वो एक पर्सन है, बस वो नेचुरल पर्सन की तरह खाना वाना नहीं खा सकती, शादी नहीं कर सकती, बट वैसे वो एक नेचुरल पर्सन की तरह सारे काम कर सकती है। वो नेचुरल पर्सन की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, वो नेचुरल पर्सन की तरह केस कर सकती है, नेचुरल पर्सन की तरह उस पर केस किया जा सकता है, नेचुरल पर्सन की तरह वो प्रॉपर्टी को अपने नाम पे होल्ड कर सकती है। तो कंपनी इज ए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है सेपरेट लीगल एंटिटी का। तो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी की, इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। अब एक बार कंपनीज एक्ट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अलग हैं और कंपनी की आइडेंटिटी अलग है। कंपनी के मेंबर्स और कंपनी बिल्कुल डिफरेंट पर्सन माने जाएंगे। अगर कल को लॉस हो गया तो जो कंपनी है वो अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं। तो कंपनी की बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी मानी गई है। ये नहीं बोल सकते कोई भी आके
कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स एक ही हैं, और जो क्रेडिटर हैं वो आके कंपनी के मेंबर्स को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई आप और कंपनी तो एक ही बात है, चलो आप हमारा पैसा निकालो। ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम। क्रेडिटर अगर कंपनी से पैसे नहीं चाहते हैं तो वो कंपनी के खिलाफ ही केस करेंगे। कंपनी के मेंबर्स जो हैं वो अलग माने गए हैं, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है और कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इस पे एक केस भी हुआ था। आपको एक केस बता देता हूँ सेपरेट लीगल एंटिटी का। सालोमन सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें हुआ था कि जो सालोमन था पहले वो एक बिजनेस करता था सोल प्रोप्राइटरशिप में। उसके बाद सालोमन ने अपने बिजनेस को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कर लिया। फिर सालोमन ने अपनी कंपनी में अपनी वाइफ को मेंबर बना लिया, अपने बेटों को मेंबर बना लिया, अपनी डॉटर को मेंबर बना लिया और खुद भी मेंबर बन गया। तो सबसे ज़्यादा शेयर थे कंपनी के, हिस्सा था वो सालोमन के पास था। तो सालोमन और उसकी फैमिली मेंबर कंपनी और सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड के मेंबर बन गए। अब बाद में जाके क्या हुआ कि इस कंपनी की जो असेट है वो रह गई कम और लायबिलिटी रह गई ज़्यादा। अब कंपनी की असेट्स कम है और कंपनी की लायबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि हर एक क्रेडिटर को पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तो अब हुआ क्या था कि जो सालोमन था उसने भी इस कंपनी को लोन दे रखा था। ठीक है, और कंपनी ने दूसरे लोगों से भी लोन लिया हुआ था। तो सालोमन ने जो कंपनी को लोन दिया था वो एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर दिया था। ठीक है, और जो दूसरे लोगों ने कंपनी को लोन दिया था वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे। तो सालोमन जब कंपनी में लॉस हुआ तो सालोमन ने कहा कि भाई पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलना चाहिए पैसा, फिर कुछ पैसा बच जाएगा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिल जाएगा। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने ऑब्जेक्शन उठाया कोर्ट में कि सालोमन और सालोमन एंड कंपनी तो एक ही बात है, इसलिए सालोमन कंपनी की जो भी असेट है उनमें से पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि सालोमन कंपनी और सालोमन तो एक ही बात है। तो कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार कंपनी अगर बन गई है तो फिर सालोमन जो उसका मेंबर है वो अलग है और सालोमन कंपनी लिमिटेड अलग है। तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश किया गया और कहा गया कि भाई सालोमन एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो पहले पैसा उसको दिया जाएगा। तो ये एक केस था जो सेपरेट लीगल एंटिटी को एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, ऐसे ही एक केस और हुआ था सेपरेट लीगल एंटिटी पे, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। तो ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड का एक केस हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो मिस्टर ली थे उन्होंने एक कंपनी बना दी ली फार्मिंग लिमिटेड। अब इस ली फार्मिंग लिमिटेड में जो मोस्टली शेयर्स थे, मैक्सिमम शेयर्स थे वो ली के पास थे, बाकी शेयर थोड़े बहुत दूसरों के पास थे। तो मैक्सिमम शेयर इस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड के किसके पास थे, मिस्टर ली के पास थे। अब मिस्टर ली इस कंपनी के पायलट भी थे। तो अब मिस्टर ली एक दिन हवाई जहाज उड़ा रहे थे और वो हवाई जहाज हो गया क्रैश। अब इस कंपनी ने क्या करा रखा था, इस कंपनी ने इंश्योरेंस लिया हुआ था। इस कंपनी ने इंश्योरेंस लिया हुआ था। ठीक है, और क्या इंश्योरेंस लिया हुआ था इंश्योरेंस कंपनी से कि अगर हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज को कुछ होता है तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये इंश्योरेंस कंपनी उस कंपनी के एम्प्लॉय को कंपनसेट करेगी। तो कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी से इस ली फार्मिंग लिमिटेड कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप कर रखा था और कहा था कि अगर इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कुछ होता है तो एज पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जितना पैसा कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को देना होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है, ये टाई अप था। अब
ली की डेथ हो गई तो ली की जो विडो थी उसने कंपनी से वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनसेशन क्लेम किया। तो फिर ऑब्जेक्शन रेज किया गया कि भाई ये जो ली है वो और जो कंपनी है वो एक ही बात है, क्योंकि मोस्टली शेयर सारे ली के पास ही थे और ली ने कंपनी बनाई थी। तो ली और ली कंपनी एक ही बात है, इसलिए कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए और ली को। तो यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ली अलग था और जो कंपनी है वो एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ली एक तरह से कंपनी का एम्प्लॉय ही था, और बी एन एम्प्लॉय उसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, उसके बाद एक केस और है सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर, और वो केस है कोंडोली टी कंपनी लिमिटेड केस। कोंडोली टी कंपनी लिमिटेड केस। तो कंडोली टी कंपनी लिमिटेड केस है। इसमें ये हुआ था कि कुछ लोगों ने मिलके एक चाय का बिजनेस शुरू किया, टी का बिजनेस शुरू किया कुछ लोगों ने मिलके। बाद में उन लोगों ने कंपनी बना ली और उस कंपनी के खुद ही वो लोग बन गए शेयर होल्डर। अब इन लोगों ने, ये जो लोग थे जिन्होंने टी का बिजनेस शुरू किया था, इन्होंने ये बिजनेस इस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर पर जो ड्यूटी लगनी थी, एड वैलोरम ड्यूटी एक लगनी थी इस ट्रांसफर पर, एड वैलोरम ड्यूटी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई हमें ये कोई ट्रांसफर नहीं है, पहले भी हम ही लोग थे जो टी का बिजनेस कर रहे थे। अब हम अपने आप को हमने कंपनी एक्ट में रजिस्टर कर लिया और कंपनी बन गई, तो अभी भी हम इसके शेयर होल्डर हैं, और ये बस हमारा नाम चेंज हुआ है, बाकी लोग तो हम ही हैं। पहले भी हम ही टी का बिजनेस कर रहे थे, अभी भी हम टी का बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई किसी सेपरेट पर्सन को कुछ चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो रही, हमारे पास हमारी चीज़ ही ट्रांसफ़र होके आ रही है, एक नए नाम से हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांसफ़र नहीं है और एड वैलोरम ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। तब कोर्ट ने कहा था ऐसा नहीं है, एक बार कंपनी बन गई तो कंपनी सेपरेट है, उसके मेंबर सेपरेट हैं, और आप लोगों ने जो टी का बिजनेस कंपनी को दिया है तो यहाँ पे ड्यूटी लगेगी, क्योंकि कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर अलग हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि पहले भी आप बिजनेस कर रहे थे और अभी भी आप ही कंपनी के नाम पे बिजनेस कर रहे हो। आप, ये नहीं माना जाएगा कि आप कंपनी के बिहाफ पे बिजनेस कर रहे हो। माना जाएगा कि आपने अपना बिजनेस कंपनी को दिया है और वो कंपनी अलग से एक पर्सन है जो अब टी का बिजनेस कर रही है, और आप सिर्फ उसके मेंबर्स हो कंपनी के। तो आप टी का बिजनेस अब नहीं कर रहे, टी का बिजनेस आप पहले कर रहे थे। एक बार आपने अपने बिजनेस को कंपनी को ट्रांसफर कर दिया तो अब माना जाएगा कि कंपनी वो टी का बिजनेस कर रही है, आप वो टी का बिजनेस नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ कंपनी के मेंबर्स हो। तो एड वैलोरम ड्यूटी दी जाएगी। बेसिकली यहाँ पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश किया गया। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है एक बार कंपनी फॉर्म हो गई तो भाई इसके मेंबर्स आते जाएंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी। और सेक्शन 9 भी ये बात बोलता है, सेक्शन 9 बोलता है कि एक बार कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो गई और कंपनी को जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उस दिन से कंपनी एग्जिस्टेंस में मानी जाएगी, और फिर कंपनी एक नेचुरल पर्सन की तरह सारे काम कर सकती है। वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, वो किसी पे केस कर सकती है, उस पे केस किया जा सकता है, और तो एक वो नेचुरल पर्सन मानी जाएगी। और मेंबर्स इसमें इस कंपनी के बनते रहेंगे, जाते रहेंगे, बट कंपनी अब चलती रहेगी। ठीक है, तो तो ये एक
परपेचुअल एग्जिस्टेंस है इस कंपनी की, और अगर इस कंपनी को अगर आपको ख़त्म करना है तो लॉ का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही ये कंपनी वाइंड अप हो सकती है, अदरवाइज नहीं। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, यानी एक बार कंपनी के मेंबर्स बन गए तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी कंपनी के मेंबर बन गए तो कंपनी में अगर नुकसान हो गया तो क्रेडिटर आपका गला पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप कंपनी के मेंबर हैं, आपकी लायबिलिटी बनती नहीं है, कंपनी का नुकसान हुआ है तो कंपनी की जो भी बची कुची प्रॉपर्टी है उन्हीं में से क्रेडिटर को पे किया जाएगा। क्रेडिटर आपके घर पे नहीं बोल सकते कि आप कंपनी के मेंबर हो, आप चलो पैसा दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अलग हो और कंपनी अलग है। लेकिन क्योंकि आप कंपनी के मेंबर हो, आपकी लायबिलिटी कुछ है तो है, लेकिन कुछ वो जो भी लायबिलिटी कुछ है वो लिमिटेड है। और वो लिमिटेड कितनी है, तो दो तरह की लायबिलिटी बनेगी आपकी। या तो अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय शेयर, तो जो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी होती है, इस कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनको मेंबर बनने के लिए कंपनी के शेयर खरीदने पड़ते हैं। तो मेंबर्स ने जितने शेयर परचेज कर रखे हैं उन शेयर्स का जितना भी प्राइस बनता है, मेंबर्स की सिर्फ लायबिलिटी उतनी है। एक बार मेंबर ने अपने शेयर्स का सारा प्राइस पे कर दिया कंपनी को तो उस मेंबर की लायबिलिटी नील हो जाती है। ठीक है। ऐसे ही अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो अगर आप ऐसी कंपनी के मेंबर हो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो यहाँ पर कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी एक फिक्स्ड अमाउंट की होती है और वो फिक्स अमाउंट मेमोरेंडम में लिखा होता है। तो इतना तो ये जो फिक्स अमाउंट होता है ये मेंबर को देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद हो रही होती है, उस मतलब कंपनी को लॉसेज हो जाते हैं और कंपनी जब बंद हो रही होती है तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी के मेंबर को ये जो गारंटीड अमाउंट है ये देना पड़ता है। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी कितनी होती है, जितना उसने गारंटी दी है कि वो कंपनी को कंट्रीब्यूट करेगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, उतनी उस मेंबर की लायबिलिटी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में है तो जितने शेयर मेंबर बनने के लिए आपने लिए थे उस शेयर पे जितना पैसा बनता है उतना आपका लायबिलिटी है। लिमिटेड बाय गारंटी के आप मेंबर बने थे तो आपने जितना अपनी कंपनी को गारंटी दिया था कि आप इतना पे कर दोगे वाइंडिंग के टाइम पे, उतना आपका लायबिलिटी रहता है। और ये जो गारंटीड अमाउंट आप दे रहे हो ये मेमोरेंडम में मेंशन होता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफर होते हैं। तो दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी अगर आपने एज ए मेंबर किसी पब्लिक कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं और मेंबर बन गए आप उस कंपनी के, तो अगर आप चाहो तो बिना किसी से पूछे अपने शेयर किसी और को बेच सकते हो। और अगर आपने शेयर बेच दिए तो आप कंपनी से एग्जिट हो जाओगे और जिस बंदे ने शेयर परचेज किए हैं वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल तो होते हैं, बट प्राइवेट कंपनी के शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। यानी प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर के ट्रांसफ़र के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, कंपलसरी है एज पर कंपनी लॉ। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जैसे मेरी कंपनी मान लो और मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई मेरी कंपनी में जो भी मेंबर है अगर वो अपने शेयर बेचना चाहता है तो पहले एग्जिस्टिंग मेंबर को ऑफर करेगा, और अगर एग्जिस्टिंग मेंबर शेयर खरीदने से मना कर देता है तब वो बाहर किसी और को शेयर बेच सकता है। तो यहाँ पे एक तरह से प्राइवेट कंपनी में मैंने अपने शेयर होल्डर को शेयर ट्रांसफ़र करने पे
सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि पहले एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछना है, वो ना लें तो फिर आप बाहर वाले मेंबर को भेज सकते हो। तो बोल सकते हैं फिर प्राइवेट कंपनी के जो शेयर है वो उनकी जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बस, ठीक है। और पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक कंपनी में बिना किसी पूछे एज ए मेंबर आप किसी को भी अपने शेयर भेज सकते हो। कॉमन सील, सेवंथ है कॉमन सील। अब क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी के कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो होते हैं उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कंपनी की कॉमन सील लगती है। तो अब पहले क्या होता था, कंपनी के पास कॉमन सील का होना बड़ा जरूरी होता था। लेकिन 2015 अमेंडमेंट के बाद अब कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी चाहे तो कंपनी के पास कॉमन सील हो सकती है और कंपनी के पास कॉमन सील नहीं भी हो सकती। तो कॉमन सील एक तरह से ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं कंपनी के। तो 2015 अमेंडमेंट एक्ट के बाद अब कंपनी की मर्जी है कॉमन सील रखे या ना रखे। अब इसमें सेक्शन 12 आता है। सेक्शन 12 कहता है कि अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो वो कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा। ऑथेंटिकेट का मतलब एज ए जेन्युइन, मतलब कौन साइन करेगा कंपनी के बिहाफ पे, ताकि वो डॉक्यूमेंट क्या हो, जेन्युइन नजर आए, दूसरे लोग उसको मान सके कि हाँ भाई ये कंपनी का ही डॉक्यूमेंट है। तो अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो सेक्शन 12 कहता है कि उस डॉक्यूमेंट को कैसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा। या तो कोई दो डायरेक्टर साइन कर देंगे कंपनी के तो मान लिया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है, सही है, जेन्युइन है। और या फिर एक डायरेक्टर साइन कर देगा और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो या तो दो डायरेक्टर साइन कर दें कंपनी के डॉक्यूमेंट को, या एक डायरेक्टर साइन कर दे और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो इस तरह से कंपनी का डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हो जाता है, एक जेन्युइन लगता है वो डॉक्यूमेंट। तो अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो सेक्शन 12 कहता है कि कंपनी का डॉक्यूमेंट कैसे ऑथेंटिकेट होगा, या तो दो डायरेक्टर करेंगे या फिर एक डायरेक्टर करेगा और एक कंपनी सेक्रेटरी करेगा, ठीक है। तो जहां जहां अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि कंपनी को अपना डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करना है तो आप सेक्शन 12 को याद कर लेना। और सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग ऑथेंटिकेशन कैसे हो जाएगी उस डॉक्यूमेंट की, कोई भी दो डायरेक्टर साइन कर देंगे या एक डायरेक्टर साइन कर देगा या फिर एक सीएस साइन कर देगा, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा था, एक लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कि कंपनी के जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। वो लिमिटेड कैसे होती है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है, जितना कंपनी के मेंबर्स ने शेयर परचेज कर रखे हैं कंपनी के मेंबर बनने के लिए, उस शेयर्स पे जितना अनपेड अमाउंट है उतनी मेंबर्स की लायबिलिटी होती है। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है तो कंपनी के मेंबर ने जितनी गारंटी दी है कि वो इतना पैसा पे कर देगा एट द टाइम वाइंडिंग अप, उतनी कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी होती है। अब ये जो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है इसकी कुछ एक्सेप्शन हम देख लेते हैं। एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ exception to the principle of limited liability exception to the principle of limited liability। तो पहली एक्सेप्शन है अनलिमिटेड कंपनी। अगर आप सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्लोज सी के अकॉर्डिंग अगर आपने अनलिमिटेड कंपनी फॉर्म कर ली है तो अनलिमिटेड कंपनी का मतलब है कि आपके कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। फिर तो वो पार्टनरशिप वाला सीन हो गया, जो भी कंपनी की लायबिलिटी होगी वो कंपनी के मेंबर्स की भी लायबिलिटी होगी। तो कंपनी के मेंबर्स को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा और कंपनी में लॉस हो गया तो। सेकेंड एक्सेप्शन है लिमिटेड लायबिलिटी का, जो सेकेंड एक्सेप्शन है वो है इनकॉर्पोरेशन by furnishing false information इनकॉर्पोरेशन बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सेक्शन 7
क्लोज 7 आता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 आता है। अब सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके आरओसी के पास अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है, तो जो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, अगर उसके पास केस जाता है और वो सेटिस्फाइड होता है, तो वो डिक्लेयर कर सकता है कि अब कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अगर कंपनी अगर फॉल्स डॉक्यूमेंट दे के रजिस्टर्ड की गई है और कंपनी का कोई क्रेडिटर एनसीएलटी को अप्रोच कर लेता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर लेता है और ये प्रूव कर देता है कि कंपनी ने फॉल्स डॉक्यूमेंट फाइल करके अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करी है, तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ट्रिब्यूनल ऐसे ऑर्डर पास कर देगा एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 7। ठीक है, और देख लेते हैं। थर्ड है मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, अब आपने देखा होगा प्रोस्पेक्टस खरीदे होंगे, जैसे घर स्कीम निकलती है कि भाई आप फ्लैट में मतलब प्रोस्पेक्टस आ रहे हैं, डीडी के फ्लैट्स हैं या कोई भी किसी भी चीज़ का प्रोस्पेक्टस आता है मार्केट में, आप एप्लीकेशन लगाते हो, प्रोस्पेक्टस के साथ में फीस भरते हो, फिर आपका नंबर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो प्रोस्पेक्टस आपको सबको पता होगा। तो भाई ऐसे ही कंपनी जब पब्लिक इशू लाती है अपने शेयर डिबेंचर को बेचने के लिए, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो उस प्रोस्पेक्टस में अगर कंपनी ने कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन डाल दी है और उसके बेस पे किसी ने कंपनी की सिक्योरिटी परचेज कर ली है और उसको लॉस हो गया है, तो जिसने इस प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए ऑथराइज किया था, या जो कंपनी के डायरेक्टर या प्रमोटर हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने प्रोस्पेक्टस को ठीक बोला है, जिन्होंने प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट दी अपनी कि ये प्रोस्पेक्टस ठीक है, तो कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं, कंपनी के जो प्रमोटर हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने इस प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथराइज किया था, वो सब के ऊपर लायबिलिटी बनेगी। और जिस पर्सन को कंपनी के मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़कर लॉस हुआ है, वो पर्सन को जो भी लॉस हुआ है वो ये डायरेक्टर और प्रोमोटर जो भी हैं वो फुलफिल करेंगे। इस तरह का ऑर्डर पास किया जा सकता है सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 में। तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 यही बोलता है कि अगर कंपनी का प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग है और उसको उसके बेस पे कंपनी की सिक्योरिटी किसी ने परचेज कर लिया और उसको लॉस हो गया है, तो उसके लॉस को फुलफिल करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर प्रोमोटर की लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 3। ठीक है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, फिर फोर्थ एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट with intent to defraud the depositor, to defraud depositors। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कंपनी ने, जैसे कंपनी शेयर इशू करके मार्केट से पैसे उठाती है, ऐसे कंपनी डिबेंचर इशू करके मार्केट से पैसे उठाती है, ऐसे कंपनी की एक सिक्योरिटी होती है जिसको बोलते हैं हम डिपॉजिट। तो कंपनी पब्लिक के पास डिपॉजिट नाम की सिक्योरिटी इशू करके कंपनी से पैसा रेज करती है और फिर उसको डिपॉजिट होल्डर को इंटरेस्ट देती है कंपनी। तो ये हम इस पॉइंट में बात कर रहे हैं कि अगर कंपनी ने डिपॉजिट इशू करके और डिपॉजिट होल्डर से पैसा रेज कर लिया है और टाइम पे उनका पैसा वापस नहीं किया, या उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट रिपे नहीं किया टाइम पे, तो जो कंपनी के ऑफिसर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए,
वो पर्सनली लायबल होंगे डिपॉजिटर का पैसा वापस करने के लिए, और डिपॉजिटर के को जो इंटरेस्ट रहता है तो वो इंटरेस्ट पे करने के लिए भी कंपनी के जो ऑफिसर है, कंसर्न ऑफिसर, वो लायबल होंगे एज पर सेक्शन 75। तो ये बात सेक्शन 75 में लिखी है, ठीक है। तो सेक्शन 75 यही बोलता है कि अगर कंपनी ने डिपॉजिटर होल्डर से डिपॉजिट रेज करा है और टाइम पे उनका पैसा वापस नहीं करती कंपनी, या इंटरेस्ट पे नहीं करती, तो जो कंपनी के कंसर्न ऑफिसर हैं जिन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, वो कंसर्न ऑफिसर के ऊपर लायबिलिटी आएगी और उनको डिपॉजिट होल्डर का सारा पैसा विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा, सेक्शन 75 सब सेक्शन 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, एक्शन टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ इंस्पेक्टर रिपोर्ट। एक्शन टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ इंस्पेक्टर रिपोर्ट। अब इसमें क्या है, इसमें है कि भाई सेक्शन 224 के अकॉर्डिंग मान लो सेक्शन 224 है यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 224 सब सेक्शन 5। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को खबर मिलती है कि यहाँ पे कुछ फ्रॉडुलेंट काम चल रहे हैं कंपनी के अंदर, यानी कंपनी के जो डायरेक्टर वगैरह हैं कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देती है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ फ्रॉड चल रहा है इस कंपनी में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को अप्रोच करती है और ट्रिब्यूनल को बोलती है कि आप प्रॉपर ऑर्डर पास कीजिए इस सेक्शन में, और अगर ट्रिब्यूनल को लगता है तो ट्रिब्यूनल डायरेक्टर्स को और जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं कंपनी के उनको पर्सनली लायबल ठहरा के बोल सकता है ट्रिब्यूनल कि जो भी कंपनी को नुकसान हुआ है उन सब के लिए यू आर लायबल। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कल को सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिली कि कंपनी में फ्रॉड चल रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना इंस्पेक्टर अपॉइंट किया, उस इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन किया और रिपोर्ट बनाई कि हाँ भाई वाकई में यहाँ पे फ्रॉड काम चल रहा है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को अप्रोच करेगी और फिर ट्रिब्यूनल जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर हैं, डायरेक्टर हैं, की मैनेजर पर्सन हैं, उनको बोलेगी कि नाउ जो कंपनी की जो लायबिलिटीज़ हैं उन सब के लिए यू आर पर्सनली लायबल फॉर द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। ऐसा ऑर्डर पास हो सकता है सेक्शन 224 सब सेक्शन 5 में, ठीक है। ऑर्डर कौन पास करेगा, ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी पास करेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे पास करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कब कहेगी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं से खबर मिली थी और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कराई और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में प्राइम फेसी दिख रहा है कि यहाँ पे कंपनी में फ्रॉड चल रहा है। नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर द फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। liability for fraudulent conduct of business लायबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब इसमें क्या है, लायबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इसमें यह है कि अगर कंपनी कल को वाइंडिंग अप में जा रही है और जब कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग चल रहा है उस समय कोई कंपनी का ऑफिसर, डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन कुछ फ्रॉडुलेंट काम करता है अपने फ़ायदे के लिए, ताकि वाइंडिंग अप के समय जाते जाते कंपनी बंद होते होते उसको कुछ प्रॉफिट हो जाए, उसके लिए वो कुछ फ्रॉडुलेंट काम करता है, तो फिर जो एनसीएलटी है, एनसीएलटी ऑर्डर पास कर सकती है और वो जो फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर या जो कंपनी का ऑफिसर है उसको बोल सकती है कि कंपनी की जितने भी डेट्स हैं, कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी है उसको
को पे करने के लिए वो फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर या ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ऐसा ट्रिब्यूनल एनसीएलटी नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करती है। मतलब अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो या मैनेजर हो, बड़े ऑफिसर हो, और कंपनी की जब वाइंडिंग प्रोसीडिंग चल रही है उस समय आपने कुछ फ्रॉडुलेंट कम कर दिया, तो फिर और मामला पहुंच गया एनसीएलटी के पास, तो एनसीएलटी आपको, क्योंकि आप करप्ट डायरेक्टर हो, तो आपको बोल देगी एनसीएलटी की कंपनी की नाउ जो भी लायबिलिटीज़ हैं, डेट्स हैं, उसके लिए यू आर पर्सनली लायबल। ऐसा ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो ये हमने सब जो बड़े सारे केसेस, इसमें हमने ये देखा कि चाहे बेशक कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी होने के बावजूद कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर लायबिलिटी आ सकती है। यानी कंपनी की जो लायबिलिटी है वो कंपनी की लायबिलिटी शिफ्ट होके कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के मेंबर, कंपनी के की मैनेजर पर्सन पे भी आ सकती है। इवन दो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके बावजूद भी कंपनी की जो लायबिलिटी है वो कंपनी के मेंबर्स, डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन पे आ सकती है कुछ केसेस में। ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो कुछ बातें और देख लेते हैं। कुछ बातें हैं कि कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में क्या डिफरेंस है, कंपनी क्या है और बॉडी कॉर्पोरेट क्या है। तो देखो, जो कंपनी है वो तो आपको पता है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो कंपनी एक तरह से क्या है, एक तरह से कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट ही है। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब भी होता है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। तो भाई बॉडी कॉर्पोरेट भी वही है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, और कंपनी का मतलब भी वही होता है जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जब बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी दोनों का ही सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यानी उनको सेपरेट पर्सन समझा जाता है, उनके मेंबर्स अलग होते हैं और वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट अलग पहचान रखती है, तो फिर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में फ़र्क क्या है। तो देखो फ़र्क ये है, देखो सेक्शन 2 क्लोज 11 में बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया गया है और बताया गया है कि जो कंपनी है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। जो फॉरेन कंपनी है, इवन जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है कंपनी, फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है, वो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। यानी इंडियन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है और फॉरेन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। प्लस में लेकिन लेकिन जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो किसी पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग दे आर नॉट बॉडी कॉर्पोरेट। यानी इसका मतलब चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी को, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड कराए और चाहे प्रैक्टिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिला है रियलिटी में, बट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सक्लूड कर दिया गया है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से। इसलिए रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, चाहे प्रैक्टिकली असली में चाहे उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती हो, ठीक है। लेकिन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। और कल को अगर गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन लिया है और नोटिफिकेशन लाके किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बता दे कि ये भी जैसे रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऐसे ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कल को नोटिफाई कर देता है तो उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हैं और उस एक्ट के मुताबिक उनको सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिला है, वो सब बॉडी कॉर्पोरेट हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट को क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 यही कहता है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है और उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर उसको सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिला है तो वो एक बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी। जैसे कंपनी है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, उस सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिला है तो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है। ऐसे फॉरेन कंपनी फॉरेन में रजिस्टर्ड हुई है तो फॉरेन कंपनी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसलिए वो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आएगी। बट जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है और चाहे उसको प्रैक्टिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिल रहा हो, बट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसको साफ साफ एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आएगी। और कल को सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और को भी नोटिफाई कर देगी तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो जाएगी। बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है और उसका सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिला हुआ है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी।
नाउ अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कई बार पूछ लेते हैं, कॉरपोरेशन सोल और कॉरपोरेट एग्रीगेट में क्या फ़र्क है। कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन सोल एंड कॉरपोरेशन एग्रीगेट में क्या डिफरेंस है। तो देखो, कॉरपोरेशन सोल क्या होता है। कॉरपोरेशन सोल का मतलब होता है, कॉरपोरेशन सोल का मतलब क्या होता है, देखो जहाँ पे कोई पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, और उस पब्लिक ऑफिस को कोई इंडिविजुअल संभालता है, यानी कोई पब्लिक ऑफिस है, उस पब्लिक ऑफिस को कोई इंडिविजुअल संभालता है, ठीक है। और एज पर लॉ उस पब्लिक ऑफिस की अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, यानी इसका मतलब वो इंडिविजुअल चेंज होते रहेंगे, उस पब्लिक ऑफिस पे इंडिविजुअल आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट लॉ के अकॉर्डिंग उस पब्लिक ऑफिस की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बताई गई है, तो उस पब्लिक ऑफिस को हम बोलेंगे कॉरपोरेशन सोल। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये एक तरह से कॉरपोरेशन सोल है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो तो चेंज होते रहते हैं, बट वो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, वो जो कुर्सी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो एक कॉरपोरेशन सोल मानी गई है। तो ठीक है, तो जो भी प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठेंगे वो ऑफिशियल कैपेसिटी में एज ए कॉरपोरेशन सोल काम करेंगे, ठीक है। ऐसे गवर्नर ऑफ स्टेट है, ये जो गवर्नर ऑफ स्टेट है वैसे तो वो चेंज होते रहेंगे, बट गवर्नर ऑफ स्टेट की जो कुर्सी है उसको कॉरपोरेशन सोल डिक्लेयर किया गया है। और तो जो भी पर्सन गवर्नर की कुर्सी बैठेगा वो ऑफिशियल कैपेसिटी में एज ए कॉरपोरेशन सोल ही काम करेगा, ठीक है। और फिर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कॉरपोरेट एग्रीगेट। कॉरपोरेट एग्रीगेट का मतलब है कि कुछ लोगों ने मिलके अपने बिजनेस को किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करा दिया है, और उस एक्ट में रजिस्टर्ड कराने से उनके बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिल गया है। तो जैसे ही उनके बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिला, तो वो मेंबर्स अलग पहचान रखेंगे अब, और उनका बिजनेस अलग पहचान रखेगा, अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी मिल गई है उसके बिजनेस को। तो ऐसे बिजनेस को जिसको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का दर्जा मिल गया है किसी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं हम कॉरपोरेशन एग्रीगेट। फॉर एग्जांपल कंपनी, तो कुछ लोग मिलकर अगर अपने बिजनेस को कंपनी सेट में रजिस्टर करा लेते हैं, तो वो जो उनका बिजनेस होता है जो कंपनी की शेप लेके और उसको कंपनी का नाम मिल जाता है, तो उस कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, और उस कंपनी को हम बोलेंगे कॉरपोरेशन एग्रीगेट, ठीक है। तो ये हो गया कॉरपोरेशन सोल और ये हो गया कॉरपोरेशन एग्रीगेट, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट का कोई पब्लिक ऑफिस है और उसको गवर्नमेंट लॉ ने सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा किया है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट, गवर्नर ऑफ इंडिया का ऑफिस, ये सब कॉरपोरेशन सोल हैं। और बाकी कॉरपोरेशन एग्रीगेट का मतलब अगर कोई बिजनेस सेपरेट लीगल किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर होकर उसको उस बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिल जाता है, तो वो कहलाएगा कॉरपोरेशन एग्रीगेट। ये कॉन्सेप्ट है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसके फर्दर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम चीज़ों को, ठीक है। तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है, नेचर ऑफ द कंपनी। तो नेचर ऑफ कंपनी अभी चलेगा। तो अभी नेचर ऑफ कंपनी में कुछ क्लासेस लगेंगी। बेसिक बैकग्राउंड है, ये कंपनीज एक्ट का स्टार्टिंग है। इसके बाद जब नेचर ऑफ कंपनी खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा काइंड ऑफ कंपनीज, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये जो काइंड ऑफ कंपनी का जो चैप्टर आएगा, वहाँ से बेसिकली इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो फर्स्ट जो चैप्टर है नेचर ऑफ कंपनी, ये थोड़ा बोरिंग ही है, तो लेकिन पढ़ना तो है ही। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए लेक्चर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।